नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 दिसंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये चर्चा में क्यों है। बात करें चर्चा में तो जीएसटी काउंसिल की अभी मीटिंग आयोजित हुई है राजस्थान के जैसलमेर में, इसलिए ये चर्चा में। इस आर्टिकल में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे जीएसटी काउंसिल होती क्या है, ठीक है, इसने क्या क्या नए रिकमेंडेशंस दिए हैं, किस किस में प्रावधान चेंज किए हैं, प्रोविज़न क्या क्या चेंज किए, किस किस पे जीएसटी लगाई है, किस किस पे घटाई है, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद में जीएसटी काउंसिल में कौन कौन शामिल होता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। इससे रिलेटेड संविधान में क्या प्रावधान है वो सारी चीज़ें देखेंगे। एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। मेंस में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बने हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल है। इससे रिलेटेड है ना, प्रीलिम में भी कई बार क्वेश्चन बने हैं और मेंस में तो 2 से 3 बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन चुके हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जितने स्टार लगाने हैं लगा लो, इससे डेफिनेटली हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो जरूर क्वेश्चन बनता है। चाहे प्रीलिम में क्वेश्चन बनो, चाहे मेंस में बनो, चाहे इंटरव्यू में पूछा जाए या फिर इनडायरेक्टली इसका यूज हो जाए, कहीं ना कहीं इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले बात करेंगे ये जो मीटिंग थी ना, 55वीं 55th मीटिंग थी, कहाँ आयोजित हुई है, ये राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के जैसलमेर में ये मीटिंग जीएसटी काउंसिल की आयोजित हुई है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले जीएसटी काउंसिल को आप समझ लो, उसके बाद में हम देखेंगे इसने क्या क्या चेंजेस किए हैं। जीएसटी काउंसिल की यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। एक बार देखो, ये रही जीएसटी काउंसिल, ठीक है जी। सबसे पहले इसके चेयरमैन कौन होते हैं, जीएसटी काउंसिल चेयरमैन कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। अभी कौन है, निर्मला सीतारमण। तो इसके सबसे पहले चेयरमैन कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं निर्मला सीतारमण। तो जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो जीएसटी काउंसिल का ऑटोमेटिक चेयरमैन बन जाएगा। अभी कौन है, अभी फाइनेंस मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमण है। तो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन है, निर्मला सीतारमण जी है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है। तो पहला पॉइंट हमेशा याद रखना, जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन। दूसरा पॉइंट, कौन कौन मेंबर शामिल होते हैं, स्टेट के जितने भी होते हैं ना फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट में जो भी फाइनेंस का काम देखते हैं, मोस्ट ऑफ जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। पहले चेयरमैन कौन होता है, वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद में मेंबर कौन कौन शामिल होते हैं, मेंबर होते हैं स्टेट के जितने भी राज्य हैं वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसके मेंबर होंगे। प्लस सेंट्रल की ओर से एक और मेंबर होगा जो राज्य स्तर पर, एक तो होगा कैबिनेट मिनिस्टर होगा, एक होगा राज्य मंत्री। तो ये जो राज्य मंत्री होते हैं स्टेट मिनिस्टर, ये भी इसमें शामिल होते हैं। तो इसे एक स्टेट मिनिस्टर है जो फाइनेंस का काम देखते हैं वो शामिल होते हैं। तो कौन कौन, देखो पहली बात है फाइनेंस मिनिस्टर जो होगा चेयरमैन होगा, ठीक है। दूसरा ये होगा स्टेट मिनिस्टर जो कि फाइनेंस का काम देखता है, स्टेट मिनिस्टर है फाइनेंस का काम देखता है, वो भी फाइनेंस का काम देखता है वो भी इसमें शामिल होगा। तो एक तो फाइनेंस मिनिस्टर, ये एक स्टेट मिनिस्टर, उसके अलावा बाकी जितने भी स्टेट है उसके फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसमें शामिल होंगे। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये फाइनेंस का काम देखने वाली, स्टेट मिनिस्टर जो कि फाइनेंस का काम देखते हैं। फिर वाइस चेयरपर्सन कौन होगा, वो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर है उनमें से कोई किसी भी एक स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर है वो वाइस चेयरमैन की भूमिका निभाएगा, वीसी की भूमिका निभाएगा। कौन निभाएगा, वाइस चेयरमैन की स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद में मेंबर जितने भी स्टेट है उनके फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसमें मेंबर की भूमिका निभाएंगे। तो क्या चीज़ हमने समझी, सबसे पहले जीएसटी काउंसिल, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, इसके चेयरमैन होंगे। मेंबर कौन कौन होंगे, मेंबर एक होगा स्टेट मिनिस्टर जो फाइनेंस का काम देखता है, ठीक है जी। उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन कौन होगा, वाइस चेयरमैन होगा ना वो होगा स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर। अलग अलग राज्य है, किसी एक राज्य का जो स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर है उसे ये बनाया जा सकता है वाइस चेयरमैन के रूप में। अलग अलग राज्यों का हर बार बनाया जाता है। फिर इसके मेंबर है जितने भी स्टेट है उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसके मेंबर होते हैं। तो ये इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं वोटिंग की। तो वोटिंग किस प्रकार से की जाती है, जैसे कि टोटल है 100 वोट, 100 वोट में से 33% है उसका जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है, मतलब 1/3 वोटिंग राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और 2/3 है वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास में। तो 2/3 मेजोरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में, 1/3 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में।
टोटल हो जाएगी 100%। 100 में से 33% स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, 66% ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट। तो 33% सेंट्रल गवर्नमेंट, 66% है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में वोटिंग का अधिकार है। एक चीज़ समझना आपने, ये तो 99 हो गया, बट ये 33% एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा इससे ऊपर होता है, ठीक है। ये 66% एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा इससे ऊपर होगा, तो हाफ हाफ मिलके फुल हो जाता है। तो ये हो गया 100%। 33% है वो केंद्र सरकार के पास में वोट देने का अधिकार है, और जो 75% है वो राज्य सरकार के पास में वोट देने का अधिकार है। फिर भी जीएसटी काउंसिल में राज्य के पास में बहुमत ज़्यादा होने के बावजूद भी राज्य सरकार से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग है, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में जो सरकार है वो बीजेपी की है, ठीक है। आप गुजरात देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, महाराष्ट्र देख लो, राजस्थान देख लो, हरियाणा देख लो, तो ज़्यादातर जो राज्य हैं वहाँ पर बिहार है, यूपी है, तो वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो वो सपोर्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये जीएसटी से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं वो पास हो जाते हैं, क्योंकि स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। क्या क्या चीज़ें हमने देखी, कौन कौन मेंबर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर है, स्टेट का जो मिनिस्टर होते हैं वो शामिल होते हैं, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर है, फिर राज्य मंत्री इसमें शामिल होते हैं, और स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसमें वाइस चेयरमैन की भूमिका निभाते हैं। 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में वोटिंग राइट है, 2/3 है वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास में मेजोरिटी। इसमें जो कोरम होती है, कोरम का मतलब क्या होता है, कोई भी आपको पार्टी स्टार्ट करनी है, आप पार्टी में गई तो 10 जने आपको बुलाने थे, तो उसमें 5 जने जब पार्टी में आएगी तभी ये पार्टी शुरू होगी। या क्लास की मान लो, क्लास है उसमें 100 लड़के हैं, तो ये 50 लड़के आएंगी तभी जाके क्लास शुरू होगी, नहीं तो क्लास शुरू नहीं होगी। तो इस कोरम में भी जो जीएसटी काउंसिल है उसमें 50% मेंबर उपस्थित होंगे तभी जाके ये कोरम स्टार्ट हो जाएगी। राज्य और फाइनेंस मिनिस्टर तो होने जरूरी है, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होंगे तो ये कोरम शुरू ही नहीं हो पाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा 50% जो मेंबर है वो जब जरूर उपस्थित हो पाएंगे तभी जाके जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है वो शुरू होगी। जब वो उपस्थित नहीं होंगे तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कभी शुरू नहीं होगी। ये पूरी जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड हमने बात कर ली कि किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से वोटिंग राइट है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एक पॉइंट आप ये भी याद रखना, कोई भी डिसीजन लेना है ना उसमें 3rd 4th मतलब टोटल कितने वोट हैं, 100 वोट है, 100 में से 75 वोट जब एक साइड में पड़ेंगे तभी वो डिसीजन है वो अप्लाई होगा। जैसे किसी चीज़ पर जीएसटी बढ़ानी है, जैसे कोचिंग में जो जीएसटी लगती है उसको बढ़ाना है अगर या घटाना है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया कि हमें बढ़ाना है, तो 75% वोटिंग इसके पक्ष में होगी तभी जाके ये डिसीजन ले पाएगा। तो यानी किसी भी अगर डिसीजन को लेना है, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी जिसमें 2/3 वोटिंग होता है, बट यहाँ पर तो स्पेशल मेजोरिटी से भी ज़्यादा है, 75% वोट, 100 में से 75 वोट, 100 अगर मेंबर है उसमें से 75 मेंबर सपोर्ट में वोट करेंगे तभी जाके वो डिसीजन बन जाएगा। तो किसी भी डिसीजन को अप्रूव देने के लिए, किसी डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए 3rd 4th 75% वोटिंग होना जरूरी है। 3rd 4th यानी 75% मेंबर का एक्सेप्ट करना जरूरी है। ये नियम क्यों लाया गया है, ये नियम इसलिए लाया गया कि ज़्यादातर राज्यों में है वो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी की जो अलायंस है उनकी सरकार है, तो बीजेपी अपने हिसाब से कुछ भी डिसीजन ले सकती है। पर अगर वो 75% का एक क्राइटेरिया तय हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा सारे राज्यों को, ऑलमोस्ट सारे राज्यों को सहमत होना पड़ेगा तभी जाके वो निर्णय बन पाएगा, नहीं तो निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो पहले तो 50% जो मिनिमम कोरम था वो भी नियम इसलिए था ताकि 2-4 राज्य मिलकर कोई डिसीजन न ले, 50% राज्य उपस्थित होंगे तभी डिसीजन लिया जाएगा, इसलिए वो कोरम का मैकेनिज्म लेके आए गए थे। ये 3rd 4th वाला क्यों है, ये इसलिए है ताकि सारे राज्य जो बीजेपी ओवन राज्य हैं वो मिलकर डिसीजन न ले, कुछ और राज्यों की आवश्यकता पड़ेगी, तभी इस प्रकार का भी मैकेनिज्म किया गया है। तो ये दोनों प्रकार की चीज़ें आपको याद होगी। हमने जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन की बात करी जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, फिर वोटिंग राइट की बात करी थी, 1/3 होते हैं वो सेंट्रल के पास में है, 2/3 है वो स्टेट के पास में है, और कोई भी डिसीजन लेना है उसके लिए 75% वोटिंग की आवश्यकता होती है, 75% की, और मिनिमम कोरम के लिए 50% की आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ें हमने देखी कि किस प्रकार से ये फंक्शन करता है। अब हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें इस दौरान हुई है, ठीक है। अभी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या चीज़ें करी गई है, तो ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। सबसे पहले यहाँ पर जो रिकमेंडेशन दी गई थी, फोर्टिफाइड राइस होते हैं जो चावलों का प्रकार है, यहाँ पर जो इसे जीएसटी है उसमें कम की गई है। फोर्टिफाइड राइस है उस पर जीएसटी है वो 5% की गई, यानी कि कम किया गया इसमें। इसके साथ साथ में कुछ जीएसटी है, जैसे जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी पर भी जीएसटी को बाहर रखा दिया गया, यानी कि जीन थेरेपी है
इस पर जीएसटी बिल्कुल कम कर दिए, बिल्कुल ख़त्म कर दिए। क्यों? देखो, ये बहुत ही बड़ी प्रोसेस होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। जीएसटी लगने से इसमें पैसे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही सीवियर कंडीशन है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंडीशन होती है, तब जाके जीन थेरेपी की जाती है। तो इसको जीएसटी से बाहर रख के इसकी जो रेट है उसे कम करने की कोशिश की गई है। इसलिए जीन थेरेपी है उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया जीएसटी काउंसिल के द्वारा। साथ ही साथ में कुछ और पार्टी, जैसे कि व्हीकल इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस उससे उसको भी कुछ एग्जाम्पशन दिए गए हैं। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है, हम आराम से यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो, बीमा प्रीमियर है उसे जीएसटी दर की समीक्षा को स्थगित कर दिया गया। यानी कि जो बीमा प्रीमियर है, देखो एलआईसी होता है, तो लाइफ इंश्योरेंस होता है जिसमें एलआईसी आ गया, ठीक है। फिर होता है हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ठीक है। एक तो होता है हेल्थ इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। एलआईसी एक कंपनी है, ठीक है, वो लाइफ इंश्योरेंस देती है। तो एलआईसी लेके आती है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस, ये जो है वो क्या है, एक बीमा का प्रकार है। तो इस पर क्या करना था, इस पर सीमा शुल्क बढ़ानी थी, यानी कि जीएसटी जो शुल्क है उसे बढ़ाना था। अब जीएसटी शुल्क बढ़ाना था, इसके लिए समीक्षा करनी थी, एक रिव्यू करना था। बट जो ये सदस्य थे इन्होंने कहा कि अभी इसे छोड़ दो, इस पर हम है ना अच्छे से चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करने के बाद ही इस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो ये जो बीमा प्रीमियर थी इस पर अभी भी चर्चा नहीं हुई है, इसे भविष्य के लिए छोड़ दिया गया है। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, इनके नेतृत्व में एक समूह बनाया गया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का समूह है, जो इस पर विचार विमर्श करेगा और भविष्य में सुझाव देगा कि क्या इस पर डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसका डिसीजन है वो पेंडिंग रखा गया है। तो पहला हमने पॉइंट देखा कि जो बीमा होते हैं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन है उसको भविष्य के लिए छोड़ दिया गया है। इस पर विस्तार में चर्चा होगी और उस चर्चा के बाद में ही इस डिसीजन को लिया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का समूह बनाया गया है, जो इस पर विस्तार से चर्चा करेगा और इस पर निर्णय लेगा। कुछ और चीज़ें उन पर भी स्थगन लगा दिया गया है। जैसे एक टारगेट था कि 150 ऐसी चीज़ों को नोटिफाइड किया गया था, उनको तय किया गया था कि इन पर है ना कुछ विचार विमर्श करें कि इन पे जीएसटी बढ़ाएं या घटाएं, इस प्रकार की बात चल रही थी। जैसे इसमें एक आते हैं गारमेंट्स है, ठीक है, एक पैकेज्ड पेयजल होते हैं, ठीक है, एक बाइसिकल होती है, इन पे भी विचार करना था और इस पे भी जीएसटी से संबंधित कुछ डिसीजन लेना था। बट अभी भी इसको भी पेंडिंग छोड़ दिया कि भविष्य में इन पे डिसीजन लेंगे। अभी पहले विचार कर लेते हैं इस पर जीएसटी कम करनी चाहिए या बढ़ानी चाहिए, इसको भविष्य के लिए छोड़ दिया गया। तो अभी इन पे कोई डिसीजन नहीं लिया। तो बीमा पर कोई डिसीजन नहीं लिया है, ठीक है। और ये जो 150 आइटम थी इन पर भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया, जिसमें गारमेंट्स है, पैकेज्ड फूड आइटम है, बाइसिकल है, इनको भी भविष्य के लिए टाल दिया गया है। और क्या क्या चीज़ें टाली गई हैं, ये देखो यहाँ पे इंग्लिश में देख लो। ये जो इंश्योरेंस है इसको भविष्य के लिए डिफर्ड कर दिया गया है और पोस्टपोन डेट कुछ और कर दी गई। जैसे कि सेलेक्टेड 150 आइटम थी, इनको भी भविष्य के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, जिसमें गारमेंट्स है, ये पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर है, और 10,000 से कम 10,000 से कम की जो आइटम है उनको भी भविष्य के लिए, जो बाईसाइकिल है 10,000 से कम की जो बाईसाइकिल है उसको भी भविष्य के लिए टाल दिया गया। इन पे जीएसटी घटानी चाहिए या बढ़ानी चाहिए, इससे रिलेटेड जो निर्णय लेना था उसको भविष्य के लिए टाल दिया गया है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जीएसटी क्षतिपूर्ति, जीएसटी देखो, जब जीएसटी लाया गया था उससे पहले क्या था, उससे पहले स्टेट की ओर से वैट लगाता था, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह लगाती थी, तो अलग अलग प्रकार के कर लगते थे। बट अभी कर समाप्त हो गई, उसकी जगह आ गए जीएसटी। एक लगता है, पूरा देश लगता है, पूरे देश में एक मात्र लगता है। अब इससे क्या होगा, इससे राज्यों को नुकसान हो रहा था। राज्यों ने कहा हमारे पास में इतना फंड नहीं आएगा, तो राज्यों का जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई करने के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता था, जीएसटी सेस लगाया जाता था, जीएसटी सेस लगाया जाता था राज्यों की इसकी भरपाई करने के लिए। अब इसमें है ना भविष्य के लिए तय करना था, 2026 तक ये लगेगा, 2026 तक ये जो जीएसटी सेस है ये लगेगा। उसके बाद में जीएसटी कलेक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और जैसे जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा वैसे इस सेस को समाप्त कर दिया जाएगा। बट अभी तक गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये जीएसटी कलेक्शन है उसमें इतनी वृद्धि नहीं हुई है जिससे राज्य की जो भरपाई है वो पूरी हो जा सके। ये 26 में समाप्त होना था, लेकिन अभी इसके लिए समय बढ़ा दिया गया है कि अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, बिकॉज कि अभी तक जीएसटी जो कलेक्शन है वो नहीं बढ़ा है। ये जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा तभी राज्यों के पास में एक्स्ट्रा रेवेन्यू जाएगा ना। अब ये बढ़ेगा ही नहीं तो राज्यों के पास में एक्स्ट्रा रेवेन्यू जाएगा नहीं, तो राज्यों की जो कमाई है उसकी भरपाई कैसे करोगी, ठीक है। राज्यों की जो कमी हो रही है उसकी भरपाई कैसे, इस सेस के माध्यम से तो की जाती थी, इसलिए इसको भविष्य के लिए छोड़ दिया गया, अभी इसको समाप्त नहीं किया जा रहा है। फिर कुछ छूट दी गई है, जैसे जीन थेरेपी है, इसमें छूट दे दी गई है, जो जीवन के लिए खतरा पैदा करती है उस पर है। फिर
लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, लंबी रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसमें भी जीएसटी में छूट दी गई है। इसमें क्या होगा, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारा जो वॉरफेयर सिस्टम है वो स्ट्रेंथ होगा, हमारे पास में एडवांस लेवल के हथियार बनेंगे, इसका हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारे ऑटोमेटिक ये बेनिफिट होगा। तो इसमें भी जीएसटी छूट दी गई ताकि प्राइवेट सेक्टर इसमें एंट्री करे और इससे भारत का जो डिफेंस सेक्टर है उसे मजबूत बनाया जा सके, तो इसमें भी छूट दी गई है। कुछ में वर्दी भी की गई है। किन किन चीज़ों में इंक्रीज की गई जीएसटी, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं ना हैं, उनमें वृद्धि की गई है, उनमें 12 से 18% कर दी गई है। तो इलेक्ट्रिक मोस्ट ऑफ जो कारें होती है उनमें जीएसटी पहले 12% लगती थी, अब उसे 18% कर दिया गया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी को बढ़ा दिया गया है। तो ये चीज़ याद रखना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्सटेंशन फॉर जीएसटी कॉम्पनसेशन रोड सेस, ये सेस लगता था जीएसटी पर जो कि कॉम्पनसेशन था राज्यों के लिए, बट अभी इसके लिए जो 2026 में ये एंड होने वाला था, बट अभी इसको बढ़ा दिया गया है। फिर कुछ को अप्रूव कर दिए गए थे, जैसे कि कुछ एग्जाम्पशन है, कुछ को इंक्रीज किया गया। जीन थेरेपी है, इसमें एग्जाम कर दिया गया, बाहर रख दिया गया। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको बाहर रख दिया गया है। इंक्रीज किस पे किया गया है, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मोस्ट ऑफ जो कारें होती हैं, इलेक्ट्रिक कार्स होती है, इस पर बढ़ा दिया गया। पहले 12% था, अब 18% कर दिया गया, तो इस पर जीएसटी बढ़ा दी गई है। फिर कुछ में स्पष्ट कर दिया गया, कुछ जीएसटी है उसमें स्पष्टीकरण लाया गया है। किस किस में स्पष्टीकरण लाया गया है, एक बार वो भी देख लो। स्पष्टीकरण का मतलब क्या है, कहीं पर है ना जीएसटी कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा, कौन कौन जीएसटी से बाहर है, इससे रिलेटेड कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं थे। तो अभी है, इस पर स्पष्टीकरण लाया गया है। क्या स्पष्टीकरण लाया गया है, जैसे कोई गिफ्ट दी जाती है, ठीक है, गिफ्ट है, कोई वाउचर है, वो गिफ्ट के रूप में, जैसे आपको अमेजोन का वाउचर वगैरह मिलता है, ये किस में आता है, ये गिफ्ट में आता है। तो इस पर कोई फिक्स नहीं था कि ये जीएसटी के अंदर आएगा या नहीं आएगा। अब इसको स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं आएगा। कोई गिफ्ट वगैरह दिया जाता है तो वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आएगा, इस पर गिफ्ट टैक्स अलग से लग सकता है। तो ये जो वाउचर होता है जीएसटी के अधीन नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया गया है। एक और चीज़ स्पष्ट कर दी गई है, जो बैंक और गैर बैंक, एक होती है बैंक्स, ठीक है, एक होती है नॉन बैंक फाइनेंस कंपनियाँ होती है, ये नॉन बैंकिंग में आती है। ये नॉन बैंकिंग ये क्या देती है, किसी को देती है लोन, आपने इसे लोन लिया, लोन देने का आपको ईएमआई के थ्रू ये लोन होता है, रीपेमेंट करना होता है, ये लोन को रीपेमेंट करता है, ईएमआई के थ्रू करना होता है। बट अगर कोई व्यक्ति है ये टाइम पे टाइम ईएमआई नहीं चुका रहा, कोई टाइम पे ईएमआई नहीं चुका रहा, तो क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी लगेगी इस पर, ठीक है, पेनल्टी लगेगी। तो क्या इस पर जीएसटी लगेगी पेनल्टी पर, तो गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है, अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है, लोन के टाइम पर पेमेंट नहीं करता है, जो पेनल्टी पर ईएमआई लगती है वो पेनल्टी पे ईएमआई है, ईएमआई अगर टाइम पे नहीं करेगा तो उस पर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। तो इस पेनल्टी पर जीएसटी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर ये कह दिया, जो दंडात्मक शुल्क होती है, जो पेनल्टी होती है, वो जीएसटी के अधीन नहीं है, तो इसको भी जीएसटी से बाहर कर दिया गया। तो गिफ्ट को जीएसटी से बाहर कर दिया गया, ये पेनल्टी को इससे बाहर कर दिया गया जीएसटी से। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या क्या चीज़ें हमने देखी, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। हमने देखा है जीएसटी काउंसिल के बारे में हम देख चुके, किस किस चीज़ों को बाहर रखा गया है। ये देख लो, बीमा से रिलेटेड था, उसकी समीक्षा भविष्य में करेंगे। बीमा है जो उस पर जीएसटी लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, इसकी समीक्षा करनी थी, तो उसको भविष्य के लिए छोड़ दिया गया। अभी इस पर विस्तार में चर्चा होगी। फिर कुछ स्थगित और कर दिए गए, 150 वस्तुएं थी जिसमें कपड़ा है, ठीक है, पैकेज्ड है, जल, उन सब में जो जीएसटी से रिलेटेड एक्शन लेना था तो उसको भी भविष्य के लिए छोड़ दिया गया है, उस पर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उसके बाद में कुछ और चीज़ें, जैसे कि कुछ भी एग्जाम्पशन, ये रोड ये एग्जाम जो कॉम्पनसेशन होता है, राज्यों को जो कॉम्पनसेशन था, इससे संबंधित जीएसटी लगानी थी, तो वो समाप्त करना था 2026 में, लेकिन इसको में टाइम बढ़ा दिया गया है। तो ये सेस लगना था, एक्स्ट्रा सेस, इसमें भी टाइम को बढ़ा दिया गया है। फिर छूट किस किस में छूट दी गई है, जीन थेरेपी में छूट दी गई है। जीन थेरेपी के अलावा ये जो लंबी दूरी की मिसाइलें होती है, इसमें भी छूट दे दी गई है। वर्दी किस किस में की गई है, वर्दी एक तो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होते हैं इनमें वर्दी की गई है, 12 से 18% इसको कर दिया है, तो ये वर्दी की गई है। उसके बाद में स्पष्ट क्या क्या किया है, जो गिफ्ट होते हैं वाउचर गिफ्ट, उनको वो जीएसटी में नहीं होगा, ये स्पष्ट कर दिया है। जो पेनल्टी लगती है ईएमआई पर, ये जीएसटी के अधीन नहीं होगा, इसको भी बाहर कर दिया गया जीएसटी से, ठीक है। तो कुछ स्पष्टीकरण भी दिया है। उसके बाद में प्राकृतिक आपदा शुल्क के लिए एक समूह का गठन, कोई भी है नेचुरल डिजास्टर आता, कहीं पे भी कोई प्राकृतिक आपदा आती किसी राज्य में, तो इस आपदा से निपटने के लिए राज्य क्या करेगा,
ये जो है ना लोगों पर टैक्स लगाएगा, एक अलग प्रकार का कर लगा देगा, ठीक है, अलग प्रकार का कर लगाएगा। ये कर है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सब राज्य है अपने हिसाब से इसे लगाते हैं। तो आंध्र प्रदेश ने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये जो कर है ना ये यूनिनमस होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, सारे राज्यों में यूनिफॉर्म होना चाहिए, और इसके लिए एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। तो जीएसटी काउंसिल ने अभी है ना इस पे एक नीति बनाने के लिए एक समूह का गठन किया है, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया है, जो इस पे चर्चा करेंगे कि किसी भी जो आपदा आती है, किसी राज्य में डिजास्टर आता है, तो उसे निपटने के लिए किस प्रकार का टैक्स लगाया जा सकता है, किस प्रकार से शुल्क है वो लगाई जा सकती है। इसके लिए पूरी आप सिफारिशें करो। तो सिफारिशें देने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया गया है, जो इससे रिलेटेड एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के बारे में बात करेगा, किस प्रकार का जो टैक्स है वो लगाया जा सकता है, इस प्रकार यूनिफॉर्म सिविल जो शुल्क होता है उसके लिए बात करेगा। तो ये प्राकृतिक आपदा शुल्क के लिए एक समूह का गठन किया गया। फिर पॉपकॉर्न में है, इसमें देखो जीएसटी को स्पष्ट कर दिया गया है, जो मीठे पॉपकॉर्न होते हैं उसमें 18% है, पहले ये स्पष्ट नहीं था, अभी ये स्पष्ट कर दिए गए हैं। फिर एक प्रकार अलग प्रकार के होते खुले पॉपकॉर्न मिलते हैं ना, तो खुले पे 5% है, और फिर लेबल वाले होते हैं उस पर 12% है। तो ये पॉपकॉर्न होते हैं जो केमिकलाइज्ड होते हैं, मीठे होते हैं, उस पर 18% है। फिर पैकेज्ड वाले उन पर 5% है। फिर जो पूर्व पैकेज नहीं है, जो खुले हैं उन पे 5% है, और पैकेज्ड वाले हैं उन पे 12% है। तो ये भी चीज़ें स्पष्ट हो गई होगी। सेम चीज़ें ये देख लो, क्लियर किया है, गिफ्ट है वो जीएसटी से बाहर है। फिर है जो पेनल्टी है वो जीएसटी से बाहर है। फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ये तय किया गया है, जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं उस पर शुल्क लगाई जाती है, लेवीज लगाई जाती है, वो किस प्रकार का होगा, यूनिफॉर्म होना चाहिए, इससे रिलेटेड ये गठन किया गया है। पॉपकॉर्न से रिलेटेड वो क्लियर कर लिया गया है कि स्वीट पॉपकॉर्न है उस पर 18% है, नॉन पैकेज्ड है उस पर 5% है, पैकेज्ड है उस पर 12% है। तो ये भी क्लियर कर दिया गया जीएसटी काउंसिल के द्वारा। उसके बाद में फ्लोर स्पेस इंडेक्स शुल्क के जीएसटी जो बिल्डर वगैरह देते हैं ना, जो नगर पालिका है वो बिल्डर पर लगाती है, उस पर भी तय कर दिया जाएगा कौन इसे एकत्रित करेगा। तो ये जो अनुरोध था इसे कैंसिल कर दिया गया है। ये फोर्टिफाइड चावल होते हैं, इस पर जीएसटी में कमी कर दी गई है। ये 18% थी, उसमें 5% कर दिया गया। फोर्टिफाइड होता है अलग प्रकार के चावलों की किस्म, जिसमें कुछ बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मिलाया जाता है इसमें, ताकि ये काफ़ी हेल्दी हो। तो इस प्रकार के जो चावल थे उस पर 18% की जीएसटी लगती थी, लेकिन इसको घटाकर 5% कर दिया गया है। तो फोर्टिफाइड चावल होते हैं, जिसे फोर्टिफाइड कर्नेल चावल, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था फोर्टिफाइड चावल से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम में। तो फोर्टिफाइड चावलों के बारे में भी आपको इंडायरेक्टली पता होना चाहिए। और इस पर जीएसटी कितनी लगती है, अभी 5% है, पहले 18% लगती थी। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जीएसटी एंड फ्लोर स्पेस है, और ये फोर्टिफाइड चावलों पर क्या लगता है वो दोनों क्लियर हो गया है। ठीक है, अब कुछ वर्ड है, जैसे कि एक होता है काउंसिल होता है, एक होता है कमीशन होता है, एक होती है कमेटी। इनमें फ़र्क क्या है? तो काउंसिल होती है ना, उसे किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इलेक्ट किया जाता है। ये जनरली इलेक्टेड होती है, ठीक है, प्रॉपरली है, इसे इलेक्ट किया जाता है एक लिमिटेड टाइम के लिए। तो काउंसिल होती है यानी समिति होती है, इसे कुछ समय के लिए, काउंसिल यानी कि समिति नहीं, काउंसिल का होता है परिषद, ठीक है, काउंसिल यानी परिषद, इसे लिमिटेड टाइम के लिए बनाया जाता है, ठीक है, और इसे इलेक्ट किया जाता है। तो काउंसिल इलेक्टेड होती है, लिमिटेड टाइम के लिए होती है। कमीशन ये गवर्नमेंट का होता है, काउंसिल बिना गवर्नमेंट की भी हो सकती है, बट कमीशन होता है वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, बट इसके जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते। काउंसिल में इलेक्टेड होते हैं, कमीशन में इलेक्टेड नहीं होते। कमेटी होती है, ये कमीशन का ग्रुप होता है, पहले जैसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है, उन्होंने कमेटी बना दी है, कमीशन के अंदर में कमेटी हो सकती है। तो समिति, कमेटी का मतलब है समिति, ये गवर्नमेंट की भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, ठीक है। इसके मेंबर भी चुने जाते हैं, और ये रिपोर्ट है अपनी उस मेन ग्रुप को देगी, और वो रिपोर्ट है वो पब्लिश करेगा। जैसे कि पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी गई, तो ये कमेटी है किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किसी बड़े ग्रुप के द्वारा बनाई जाती है। कमीशन गवर्नमेंट भी हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकता है, मेंबर इलेक्टेड नहीं होते। काउंसिल में मेंबर इलेक्टेड होते हैं, और ये जनरल और लिमिटेड टाइम के लिए बनती है। ये थोड़ा बहुत तीनों में अंतर था। जीएसटी काउंसिल के बारे में हम देख चुके हैं। जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर है, जो राज्य मंत्री है वो भी इसमें शामिल होते हैं। और वाइस चेयरमैन कौन होता है? तो राज्य वाइस चेयरमैन होता है राज्य का जो चेयरमैन होता है, राज्य के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना, राज्य के वित्त मंत्री वो इसके वाइस चेयरमैन होते हैं। मेंबर और कौन होते हैं? तो राज्य के जो वित्त मंत्री है वो इसके मेंबर होते हैं। वोटिंग की बात करें तो केंद्र के पास में 1/3 वोटिंग है, स्टेट के पास में 2/3 वोटिंग है। डिसीजन है वो 75% वोट यानी कि 3/4 75% वोटों से ही डिसीजन लिया जाएगा। मिनिमम कोरम कितनी है? 50% की मिनिमम कोरम है, ठीक है। ये पूरा जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड था। अब ये
एक होता है सेंट्रल जीएसटी जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाती, एक होती है स्टेट जीएसटी जो राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाती, एक ड्यूअल है जो दोनों द्वारा लगाई जाती है, केंद्र भी लगाती है और राज्य भी लगाती है, दोनों प्राप्त करती फिर डिवाइड कर लेती है। ये 3 मॉडल है इसके। जीएसटी के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी देखो शुरुआत की बात करें 2005 से बातचीत हो गई थी स्टार्ट। यहाँ पे बात करें 2003 में एक केलकर टास्क फोर्स बनी थी। 2003 में केलकर टास्क फोर्स बनी थी। इन्होंने कहा था कि राज्य जो वैट लगाता है उस वैट को हटाकर एक व्यापक जीएसटी लाने की आवश्यकता है जो पूरे देश में एकमात्र लगेगी। तो ये जीएसटी की सिफारिशें 2003 में केलकर टास्क फोर्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, बाद में कई बार इसमें चर्चा हुई थी, कई बार इसे पेश किया, लेकिन ये फेल हो जाता था बिल में। फिर पहला प्रयास है वो 2011 में लोकसभा में किया गया था, जिसमें एक होता है, देखो बिल होता है, एक होता है एक्ट। तो बिल कौन सा संशोधन चल रहा है? बिल के लिए जो संशोधन था वो 115वां बिल था। ठीक है, एक्ट अलग होता है। एक्ट जब दोनों सदनों में पारित हो जाता है, और बिल तो लोकसभा के लिए भी हो सकता है, राज्यसभा के लिए हो सकता है। तो ये जो बिल था ना जीएसटी से संबंधित बिल, वो 115वां संशोधन था। कई बार फेल भी तो होता है ना, बिल तो फेल भी हो जाता है। तो बिल है वो 115वां संशोधन था, लेकिन ये जो फाइनल बना वो 101वां है। ठीक है, फाइनल संशोधन है 101 और ये बिल कितना था? 115वां। ये कौन सा था? 2011 में 115वां संविधान संशोधन बिल लाया गया, लेकिन ये फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद में 122वां, उसके बाद में 122वां, 115वां लाया गया जो कि फेल हो गया। उसके बाद में 122वां संशोधन बिल लाया गया जो कि पास हो गया। और पास किसके रूप में हुआ? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 के रूप में पास हुआ और जीएसटी काउंसिल को लागू कर दिया गया। सबसे पहले ये लागू कब किया गया था? सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। अभी 140 देशों में जीएसटी लगाई जाती है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो केलकर टास्क फोर्स ने इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया था, इसकी सिफारिश से की गई थी। पहली बार 2011 में प्रयास हुआ था, लेकिन वो फेल हो गया और बाद में इसको पास करवा दिया गया। तो ये देख लो, जीएसटी काउंसिल 122वां संविधान संशोधन बिल लाया। 100 संविधान संशोधन ये क्या बिल है? अब यहाँ पे गया, दोनों सदनों में पास हो गया, तो 101 सीए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन गया, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है। ठीक है, तो ये कौन से 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2016 में जीएसटी लागू कर दी गई थी। तो 2016 से जीएसटी लागू कर गई थी। ये एक संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके लिए 368 में संशोधन किया गया था। तो यहाँ पर राज्यों की भी मंजूरी आवश्यक थी। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी प्लस 1+2 राज्यों से भी मेजोरिटी ली गई थी, यानी कि ये स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता थी। साथ में राज्यों की परमिशन की भी आवश्यकता थी, क्योंकि ये संघ और राज्य दोनों से जुड़ा हुआ था, केंद्र और स्टेट दोनों से जुड़ा हुआ था। तो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था, इसलिए इसमें स्पेशल से मेजोरिटी की आवश्यकता थी, इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता थी। दोनों सदनों में 2/3 मेजोरिटी से पास करवाना है, प्लस 1+2 यानी कि 50% राज्यों की भी अनुमति की आवश्यकता थी। तो इसके द्वारा इसे अप्रूव किया गया था। स्पेशल मेजोरिटी एक बार समझ लो आप, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजोरिटी 2 प्रकार की होती है। एक तो टोटल कितने मेंबर, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं हम, 100 मेंबर है, तो इसमें 1/2, टोटल का 1/2 + 1, टोटल कितने हैं? 100 मेंबर है, उसका 1/2 + 1 यानी कि 51 मेंबर की आवश्यकता होगी। फिर प्रेजेंट प्लस वोटिंग, प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 2/3 यानी कि 100 में से 100 उपस्थित है, 100 मेंबर थी और 100 उपस्थित है और 100 वोट कर रहे, तो 100 का 2/3, 100 का 2/3 कितना हो गया? 66% है। तो 1 प्लस ये 51 भी होने जरूरी है और ये भी होने जरूरी है, तो ये हो गया तो ऑटोमेटिक ये तो पास हो ही जाएगा। तो 2/3 भी जरूरी है। इसके साथ साथ में एक होता है, ये तो अगर वो संघ का मुद्दा नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर का मुद्दा नहीं है, तो ये बहुमत लगेगा। लेकिन फेडरल का मुद्दा है तो कौन सा लगेगा? अगर संघ का मुद्दा है जैसे जीएसटी, तो वहाँ पर 100 मेंबर है, उसका लगेगा 1/2 + 1 कितना हो गया? 51 हो गया। फिर 2/3 कितना हो गया? 66 हो गया, 2/3 है वो 66 हो गया। प्लस टोटल राज्य कितने भारत में? 28 है, तो राज्य का 1/2, 28 के कितने हो गए? 14, तो 14 राज्यों की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, 14 राज्य, 14 1/2 + 1 यानी 15 राज्यों की भी आवश्यकता पड़ेगी। 66 सेंट्रल गवर्नमेंट 66 है वो मेंबर स्टेट, सॉरी 66% है वो लोकसभा में भी सहमति प्रदान करे, 66% है वो राज्यसभा में सहमति प्रदान करे, प्लस 15 राज्यों की भी सहमति आवश्यक है। उसके बाद में ही अगर फेडरल का कोई मुद्दा है वो पास हो पाएगा। तो जीएसटी है वो फेडरल का मुद्दा था, तो इसके लिए इस प्रकार के स्पेशल प्रोविजन की आवश्यकता थी, स्पेशल जो संशोधन है उसकी आवश्यकता थी। तो इसे स्पेशल संशोधन के द्वारा पास करवाया गया था, स्पेशल अमेंडमेंट के द्वारा पास किया गया था।
तो जीएसटी कब करवाया गया था? 101वां संविधान संशोधन 2016, ये बात हो गई। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है? एक होती है सेंट्रल जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी होती है जो केंद्र सरकार लगाती है। फिर होती है स्टेट जीएसटी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। फिर एकीकृत यूनिफाइड जीएसटी होती है जो अंतर्राज्यीय, एक राज्य से दूसरा राज्य में होता है ना व्यापार, उस पर लगती है, वो इंट्रा स्टेट होती है। फिर आईजीएसटी होती है, ये कोई स्पेसिफिक प्रकार का कर नहीं होता है, ये राज्य और संघ है, वो एक प्रणाली है। मतलब आईजीएसटी है ना, गुजरात से कोई चीज़ है वो राजस्थान में भेजी जा रही है तो ये गुजरात सरकार इस पर जीएसटी लगा देगी, राज्य सरकार इस पर, राजस्थान की सरकार है वो जीएसटी नहीं लगाएगी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसे डिवाइड कर देगा, यानी गुजरात को भेज देगा, भाई आपका जीएसटी वो इस पर लगा दिया गया। तो ये इस प्रकार से आईजीएसटी काम करती है। जीएसटी काउंसिल है। अब राज्यों के पास में एक पावर होती है 246A के तहत, संविधान का जो हमारा अनुच्छेद है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 246A, इसमें लिखा गया है 246A को याद रखना, हमारे संविधान का आर्टिकल 246 राज्यों को अधिकार देता है कि वो वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स लगा सकता है, गुड्स एंड सर्विस पर टैक्स लगा सकता है। ये राज्यों के पास में अधिकार है, वो 246A आर्टिकल के तहत मिला है। 246A आर्टिकल के तहत राज्यों को, सरकार को ये अधिकार मिला है। फिर जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करें तो जीएसटी काउंसिल का जो वर्णन है वो 279A आर्टिकल, 279 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। 279A संविधान का जो अनुच्छेद है उसमें जीएसटी काउंसिल के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है राष्ट्रपति है वो जीएसटी परिषद है, काउंसिल मतलब होता है परिषद, तो जीएसटी परिषद का गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसके अध्यक्ष है वो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, और राज्य सरकारों के जो मनोनीत मंत्री है वो भी इसके सदस्य होंगे। तो जीएसटी काउंसिल है, इसका वर्णन संविधान में है। इसका मतलब जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये ना तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका संविधान में वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 279A में इसके बारे में वर्णन किया गया है। इसका जो नियुक्त है, इसका जो गठन है वो राष्ट्रपति जी की सलाह पर की जाती है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। 2014 में संशोधन को लाया गया था, 2016 में 101वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे पारित कर दिया गया और जीएसटी तब से लागू है। केंद्रीय जीएसटी होती है, राज्य जीएसटी होती है, एकीकृत जीएसटी होती है। 246A के तहत राज्यों को कर लगाने का अधिकार दिया गया है। 279A में 279A में जीएसटी काउंसिल के बारे में वर्णन किया गया। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा और इसे स्पेशल मेजोरिटी से पारित किया गया था। जीएसटी का विकास 2003 में केरकर समिति बनी थी, इसने सिफारिश की थी। 2011 में पहली बार प्रयास किया था बट वो फेल हो गया, और फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। अभी 140 देशों में लागू है और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। बेनिफिट क्या है? एकीकृत बाजार है, पूरे देश में एक ही प्रकार का कर लगेगा, कारगर बनेगा। जो हमारे कर लगाए जाते हैं ये काफ़ी स्पेसिफिक होंगे, अनुपालन इसका बढ़ेगा, काफ़ी अच्छे से लागू किया जाएगा। इससे टैक्स बढ़ेगा, टैक्स इंक्रीज होगा, और डिस्करेज टैक्स इवेशन, टैक्स जो चोरी होगी उसमें कमी देखने को मिल सकती है। निश्चितता होगी, भाई इतना पैसे आने वाले हैं, पहले तो पक्का नहीं था भाई राज्यों से कितने पैसे आने वाले हैं, बट अब फिक्स हो सकता है। करप्शन को कम किया जा सकता है और सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाया जा सकता है। चैलेंज क्या देखने को मिलते हैं? कई प्रकार की जीएसटी लगाई जाती है, जीएसटी रेट बहुत ज़्यादा है, न्यू सेस इस पर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि अभी राज्यों के लिए जो कॉम्पेंसेशन सेस है वो भी इस प्रकार के टैक्स भी लगाए जाते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट है, राज्य है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं करता है। कई चीज़ें इससे बाहर है, जैसे पेट्रोलियम है, एल्कोहल है, रियल एस्टेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये इससे बाहर है। तो राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो टैक्स है वो बहुत कम आता है और यहाँ पे जीएसटी ज़्यादा लगाई जा सकती थी बट वो इससे बाहर है। फिर फ्लेक्स टैक्स फीलिंग ज़्यादा है, हायर टैक्स रेट है, और फाइलिंग में समस्या भी देखने को मिलती है क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। ये कुछ मुद्दे भी देखने को मिलते हैं जीएसटी से रिलेटेड। अब यूपीएससी इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ये देखो, जीएसटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू जीएसटी। पहला क्या है? 122वें संविधान के माध्यम से इसे पेश किया गया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हमने अभी देखा था, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। दूसरा क्या है? 101वें 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसे संवैधानिक दर्जा मिला था, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तीसरा है 264A जीएसटी पर कर लगाने की शक्ति के राज्यों को देती हैं, 264 नहीं है, 246A है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा 79A है जीएसटी पर, ठीक है, चौथा सही है। तो कौन कौन से सही है इसमें? इसमें 3 सही है, एक गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद में जीएसटी परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट रेफरेंस टू जीएसटी काउंसिल। पहला है
वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे तो सही है। थर्ड फोर्थ सदस्यों का अनुमोदन जरूरी है, जी जरूरी है। 50% न्यूनतम कोरम होगी, बिल्कुल सही है। तो हमारे उपयुक्त सही डी इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है जी ये हो गया। उसके बाद में किस अनुच्छेद में कर लगाने की शक्ति दी गई है, ये आ जाएगा इसमें। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं हमारे, ये मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ये एक बार आप अटेंड करने का जरूर ट्राई करना, तो आपको पता चलेगा इसका ये जो टॉपिक था इसकी औकात कितनी बड़ी है। मेंस में देखो 2013 में पूछा गया, 2017 में भी मेंस में पूछा गया था, और 2019 में भी मेंस में पूछा गया, 2020 में भी मेंस में पूछा गया है, और प्रीलिम में भी 4-5 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस टॉपिक की औकात बहुत बड़ी है, हर बार इसमें क्वेश्चन बनता है, इसलिए काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया है। अब बात करते हैं, 5 व्यक्ति हैं, उनको मार दिया गया जर्मनी में मार्केट में एक व्यक्ति के द्वारा। एक व्यक्ति है वो थोड़ा साइकाट्रिस्ट था, उसने गाड़ी चलाई और जर्मनी में 5 लोग थे, उनको मार दिया गया। अब कुछ लोग कहते हैं ये टेररिस्ट था, वैसे ये सऊदी अरेबिया का था, बट कुछ लोग कहते हैं ये आतंकवादी था, कुछ लोग कहते हैं ये आतंकवादी नहीं था, साइकाट्रिस्ट था, काफ़ी अच्छा व्यक्ति था, बट इसके पता नहीं दिमाग में क्या ही हुआ, कुछ मेंटल इश्यूज़ की वजह से इसने इस प्रकार की गतिविधि की। बट आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यूरोपियन जो देश है ना, वहाँ पर अभी आतंकवाद की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पोलैंड है वो काफ़ी इस पर स्ट्रिक्ट हो चुका है, इस पर गतिविधि देखने को मिली। लंदन तो इसका हब बन चुका है, यहाँ पे आए दिन अटैक होते रहते हैं। तो धीरे धीरे है यूरोपियन कंट्री भी आतंकवाद को मैसिव लेवल पर फेस कर रही है। इसकी प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है, अब वो भी है ना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये भारत के लिए है कि भारत है इसे बड़े लेवल पे दिखा सकता है कि आतंकवाद की समस्या है वो सभी के लिए है, सारे देश इस पे मिल के लड़ सकते हैं। तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि भारत इसके लिए समस्या फेस कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, वर्ल्ड के कई देश है वो आतंकवाद की समस्या को फेस कर रहा है। तो भारत को ऐसे देशों के साथ में सहयोग बढ़ाने चाहिए, क्योंकि वो लाइक माइंडेड है, उनको पता है आतंकवाद की समस्या कितनी गंभीर है, उनसे कैसे निपटना चाहिए। तो उन देशों के साथ में मिलकर काम कर सकता है और आतंकवाद को कम करने के लिए, टेररिज्म को कम करने के लिए प्रयास कर सकता है। तो इससे समझिए, आप कुछ पॉइंट लिखने हो तब एग्जाम्पल के रूप में इस प्रकार के दे सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बारे में। अभी है वो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को रिलीज कर दिया गया है। तो इससे संबंधित डेटा है वो हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे हम इस आर्टिकल में। तो अभी ये जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो रिलीज हो चुकी है। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, ISFR इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 है वो रिलीज हो गई है। इस रिपोर्ट में इंडिया की फॉरेस्ट है उसके बारे में बताया गया है। तो काफ़ी डिटेल से हम बात करेंगे इस रिपोर्ट के बारे में। क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम में बन सकते हैं, मेंस में भी इस ये रिपोर्ट है इसका यूज़ आप कर सकते हो। इंडिया के फॉरेस्ट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पर इस आर्टिकल का आप उपयोग कर सकते हो। इस प्रकार के जो भी आर्टिकल है उसका उपयोग कर सकते हो। इसमें जो डेटा दिया गया है उसका उपयोग आप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इस रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। पहले तो बात करते हैं इस रिपोर्ट को सबसे पहले पब्लिश कब किया गया था। इसको है ना हर 2 वर्ष में एक बार पब्लिश किया जाता है, बाइनियल है। जैसे 2023 में आई थी, अब कब आएगी, 2025 में आएगी, उससे पहले 2021 में आई थी। तो हर 2 साल में एक बार पब्लिश की जाती। तो 2024 की लेकिन लेट हो गई थी, इसलिए 2024 में इसे पब्लिश की गई थी। हालांकि है 2023 की, पर लेट होने की वजह से इसे 2024 में प्रकाशित किया गया था। बट ये रिपोर्ट है वो 2023 की है। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है, थोड़ी सी। अब बात करते पहले क्या चीज़ देखा, सबसे पहले इसे कब प्रकाशित किया गया था। तो सबसे पहले 1991 में इसे प्रकाशित किया गया था। हर 2 साल में एक बार इसे प्रकाशित किया जाता है। दूसरा पॉइंट याद रखना, 1991 में 2 साल में एक बार, 91 में हुई होगी, फिर 93 में हुई होगी। तो इस प्रकार 2 साल में एक बार प्रकाशित किया जाता है। किससे से रिलेटेड डेटा दिया जाता है, जितने भी वन हैं उनसे रिलेटेड डेटा दिया जाता है। क्या क्या चीज़ें कवर की जाती है, भारत में जो वन है, फॉरेस्ट है, उसकी स्थिति कैसी है, इससे रिलेटेड डेटा दिया जाता है। इनके बारे में नीति बनवानी हो, वनों से संबंधित कोई पॉलिसी बनानी हो, कुछ रिसर्च करनी हो, तो इसके लिए डेटा की आवश्यकता होती है। तो ये रिपोर्ट है वो हेल्प करती है, ये डेटा दे देती है ताकि आप फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी नीति बना सकती हो, कोई भी पॉलिसी बना सकती हो, रिसर्च कर सकते हो, उसके कंजर्वेशन के लिए एफर्ट लगा सकते हो। तो इसमें ये रिपोर्ट हेल्प कर देती है। जलवायु से संबंधित कोई भी एक्शन लेना हो, इसका एवोल्यूशन करना हो, एवोल्यूट करना हो, तो उसमें भी ये रिपोर्ट हेल्प करती थी। कोई भी चीज़ काम करनी हो ना, किसी भी से रिलेटेड, सबसे पहले उसके लिए डेटा होना जरूरी है, तभी आपको पता होगा कि इसमें क्या कमियां हैं। जैसे हमें है फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है, वहाँ पर जो जीव जंतु रहने उनकी सुरक्षा करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट कवर है कितना
कौन कौन से राज्यों में फॉरेस्ट कवर है, किस राज्य में कितना फॉरेस्ट कवर है, कहाँ पर कमी देखने को मिल रही है, कहाँ घट रहा है, कहाँ बढ़ रहा है। ये जब चीज़ें हमें पता होगी तभी हम एक्शन ले पाएंगे। तो सबसे पहले डेटा प्रोवाइड आवश्यकता होती है, तो ये रिपोर्ट है वो डेटा प्रोवाइड कर देती है। फिर बात करते हैं एरिया की, तो ये अलग अलग टाइप से बताती है। ये बताती है किस राज्य में फॉरेस्ट कवर कितना है, घनत्व के बारे में बताती है, पहले फॉरेस्ट का आवरण कितना है, उसका घनत्व कितना है, ठीक है, वर्गीकरण है, वनों की संरचना किस टाइप की, तो ये सारी चीज़ें हैं वो इसके द्वारा बताई जाती है। तो काफ़ी डिटेल में ये एक्सरसाइज करती है, काफ़ी डिटेल में डेटा प्रोवाइड करती है। पहली पब्लिश किया गया था पहली बार 1991 में इसे पहली बार पब्लिश किया गया था। हर 2 साल में इसे एक बार में इसे रिलीज किया जाता है। उद्देश्य क्या है, क्लियर उद्देश्य है कि वनों के बारे में जानकारी प्रोवाइड करना है। इससे पॉलिसी मेकिंग है, रिसर्च है, कंजर्वेशन है, ये सब आसानी से किए जा सकते हैं। ये फॉरेस्ट कवर के बारे में बताती है, ट्री कवर के बारे में बताती है, डेंसिटी के बारे में बताती है, चार्ज ऑफ ये फॉरेस्ट कवर है उसमें चेंजेस के बारे में बताती है। तो काफ़ी डिटेल में ये बात करती है। इसका प्रासंगिकता क्या है, रेलेवेंस क्या है, रेलेवेंस यही है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उनको सारे काम करने होते हैं। काम करने के लिए उनको क्या ज़रूरत होती है, उनको डेटा के बारे में जानकारी ज़रूरत होती है कि वन किस टाइप के, वो सारी जानकारी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जानकारी है इसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जो संसाधन होते हैं उनसे संबंधित कोई भी काम होता है, इससे रिलेटेड सारे डेटा है वो प्रोवाइड करवा देती है। ये हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन वो कंट्रीब्यूशन NDC, हमने एक पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, उसमें भारत की ओर से कहा गया था कि मैंने 2070 तक जो हमारा जो प्रदूषण है ना उसको 0 कर देंगे। इस प्रकार के हमने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का टारगेट रखा था, और भी हमने कहीं शर्तें रखी थी कि इस प्रकार से हम काम करेंगे, हमारे जो डिटर्मिनेशन है वो रखे थे। तो इनको पूरा करने के लिए, इससे पूरा करने के लिए क्या करता होगा, वनों को बढ़ाना होगा, फॉरेस्ट को बढ़ाना होगा। तो ये रिपोर्ट हेल्प करती है कि यहाँ पर वन कम हो रहे हैं तो बताती है गवर्नमेंट को कि यहाँ पर वन कम हो रहे हैं, आप इस पर फोकस करो, कहीं बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे और बताती है कि यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो इसे और बढ़ाओ, वो सारी चीज़ें बता देती है। तो इसकी प्रासंगिकता, रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है, महत्व, सिग्निफिकेंसी बहुत ज़्यादा है इसका, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की गई है। यहाँ पे जो डेटा है इसका उपयोग आप कर सकते हो। प्रीलिम में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे ज़्यादा किस राज्य में फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, कौन सा स्टेट है सबसे ज़्यादा वहाँ पर फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो MP। हम बात करते हैं एरिया वाइज, वैसे MP देखो बहुत बड़ा एरिया है, ये MP का क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, हालांकि राजस्थान वगैरह से छोटा है लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा है। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में। एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। दूसरा पॉइंट अगर है डेंसिटी का, घनत्व का, एक तो है एरिया, जैसे कि ये इतना एरिया है और ये एरिया है इतना। अब इस एरिया में ये है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का एरिया है, एग्जाम्पल ये 10 किलोमीटर का एरिया है, और ये है 1 किलोमीटर का एरिया, ठीक है। तो एरिया वाइज कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, क्योंकि 10 किलोमीटर का एरिया है। और यहाँ पे फॉरेस्ट कितने हैं, यहाँ पे 100 पेड़ है। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किसमें, पेड़ किसमें, इसमें 10 किलोमीटर का एरिया, क्योंकि ये एरिया बड़ा है तो यहाँ पे 100 पेड़ है। और ये एरिया कितना, ये छोटा है, ये 1 किलोमीटर का एरिया है, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट पेड़ कितने लगे, यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं 50 लगे हुए। तो संख्या में तो 100 ज़्यादा है, लेकिन आप एरिया भी तो देखो, ये इतना छोटा एरिया होते हुए भी ये 50 पेड़ है। अगर ये 10 किलोमीटर का एरिया होता तो ये कितने हो जाते, 500 हो जाते, तो ये इससे ज़्यादा हो जाते। तो इसीलिए है कि एरिया वाइज है वो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है वो मध्य प्रदेश में। लेकिन हम घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी की, घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर में कितने पेड़ लगे हुए, उसकी बात करें तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में। घनत्व वाइज अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक है, और बात करें एरिया वाइज तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक है। ये बात करी गई है इस रिपोर्ट में, और ये हर बार का है, हर बार सेमी डेटा रहता है। फिर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई, इंक्रीज कहाँ हुआ फॉरेस्ट, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ है वहाँ पर फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ा है, तो ये पॉइंट भी याद रखना, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ हुई, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बढ़ोतरी देखने को मिली, इस पॉइंट को आप याद रखना। साथ ही साथ में कहाँ पर घटा है, तो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ पर फॉरेस्ट कवर है वो घटा है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में फॉरेस्ट कवर घटा है, छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। साथ ही साथ में ये हमारा वेस्टर्न घाट है ना, ये वेस्टर्न हॉटस्पॉट, यहाँ पर भी फॉरेस्ट कवर है वो कम हुआ है। तो हमने चीज़ें देखी, एरिया वाइज मध्य प्रदेश है और घनत्व वाइज अरुणाचल प्रदेश है। फिर बात करते हैं घटा कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। तो ये चीज़ें बात करते हैं। भारत की जो टोटल एरिया है, भारत का जितना भी एरिया है उसमें 21% में फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। भारत का जितना भी एरिया उसमें 21% में फॉरेस्ट कवर है, जो कि एक बहुत ही बड़ी स्थिति बताता है। ट्री कवर कितना है भारत में,
3% है वो ट्री कवर है। ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में क्या अंतर होता है? ट्री मतलब होता है पेड़। ये देखो 1 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर कितने पेड़ लगे हुए हैं? यहाँ पे 500 पेड़ लगे हुए हैं। इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा फॉरेस्ट। वन, फॉरेस्ट का मतलब होता है वन। वन का मतलब होता है जहाँ जमीन है ना वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेड़ हो। ऐसा नहीं कि पूरे पेड़ ही पेड़ लगे हो, अमेजन जैसा वन, ऐसा जरूरी नहीं है। बट वहाँ पर फॉरेस्ट की यानी कि जो भी एरिया है वहाँ पे लैंड है, वहाँ पे लैंड सूखी खाली लैंड कम हो, वहाँ पे पेड़ ज़्यादा हो। जैसे कि 2 हेक्टर की ज़मीन है, 2 या 2 से अधिक हेक्टर की जो ज़मीन होती है, 2 या 2 से अधिक हेक्टर की ज़मीन में अगर पेड़ों की संख्या ज़्यादा है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा फॉरेस्ट में। लेकिन ऐसी ज़मीन है जैसे कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से कम का एरिया, पर वहाँ पे कुछ कुछ पेड़ लगे हुए हैं, जैसे कि आपके खेत में लगे होते हैं। ये खेत है, यहाँ एक पेड़, यहाँ एक पेड़, यहाँ एक पेड़, यहाँ एक पेड़, यहाँ, इसे क्या कहा जाएगा? इसे फॉरेस्ट थोड़ा ही कहा, इसे ट्री कवर कहा जाएगा। और एक ऐसी ज़मीन है वहाँ पर पेड़ 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 पेड़, तो इसे क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट कवर है। तो भारत में 21% है वो फॉरेस्ट कवर है और 3% है वो ट्री कवर है। तो ट्री थोड़ा कम ही होगा क्योंकि एरिया है, वहाँ पर ट्री लोग काट देते हैं क्योंकि जरूरत पड़ती है खेती वगैरह के लिए, तो ट्री को काट देते हैं। तो ट्री कवर कितना है? 3% है। और फॉरेस्ट कवर कितना है? 21% है। ये चीज़ आप याद रखना। और जो बांस का जो आवरण है, बांस कवर है, जो बैम्बू कवर है, वो भी ट्री कवर के अंतर्गत ही आ जाता है क्योंकि बैम्बू ऑल्सो एक ट्री है। परिभाषा क्या होती है फॉरेस्ट कवर की और ट्री कवर की? फॉरेस्ट है वो 10% से अधिक, 1 किलोमीटर का 1 हेक्टर की ज़मीन है। यहाँ पे समझ लो ये 1 हेक्टर ज़मीन है, यहाँ पर कितने 10% भाग पर क्या है? पेड़ लगे हुए। ये है ट्री 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 ऐसे ट्री लगी, तो इसका 10% भाग है वो पेड़ से कवर किया हुआ है। जरूरी नहीं है कि 100% भाग पेड़ से कवर हो, 10% भाग पे भी पेड़ है तो वो फॉरेस्ट में आ जाएगा। लेकिन मिनिमम कंडीशन ये है 1 हेक्टर की ज़मीन तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इतने में फैलाई हुई ज़मीन है, 1 गज में फैली हुई ज़मीन है लेकिन वहाँ पे पेड़ है तो उसे फॉरेस्ट कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है। ट्री कवर है 1 किलोमीटर 1 हेक्टर से कम हो और वहाँ पे कुछ कुछ पेड़ लगे हो तो उसे ट्री कवर कहा जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत अंतर है दोनों में। राज्य में मध्य प्रदेश ने टॉप किया है और छत्तीसगढ़ ने अच्छा इंक्रीज किया है। हानि कहाँ देखने को मिली है? नॉर्थ ईस्ट में और वेस्टर्न घाट में हानि देखने को मिली है। बड़ा कहाँ पर? बड़ा हमने देखा छत्तीसगढ़ में है। वन, ये अलग अलग प्रकार के वन होते हैं, बहुत घने वन होते हैं, वो उनमें वर्दी देखने को मिली है। मध्यम आकार के देखो, एक तो बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वन होते हैं, लाइक अमेजन वगैरह, तो डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है, उनमें वर्दी देखने को मिली है। फिर ये होते हैं मध्यम घने, मतलब कम घनत्व कम होता है, जगह में कम पेड़ लगे होते हैं, उनमें कमी देखने को मिली। कमी क्यों होगी? घने वन, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश वहाँ पे घने वन है तो वहाँ पे कोई नहीं जा रहा तो ये भी नहीं जा रहे हैं। दूसरे होते हैं मध्यम लेवल के वन, तो वहाँ पर ये भी जा रहे हैं तो कोई और भी नहीं जा रहा है। एक तो होते हैं बहुत घने वन जहाँ पर पूरा फॉरेस्ट से कवर होता है, लाइक अमेजोन के जो फॉरेस्ट है वो बहुत घने वन में आ जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, तो उनमें जो है डेंसिटी बढ़ी है क्योंकि वहाँ वैसे ही कोई काटने नहीं जा रहा है। दूसरे होते हैं मीडियम लेवल के, ये थोड़े लेस डेंस फॉरेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए इनको थोड़ा बहुत काटा जा रहा है, तो इनकी है वो कम हुई है, कमी देखने को मिली है। जैसे अब है नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट चल रहा है तो इसमें कमी देखने को मिली। फिर होते खुले फॉरेस्ट होते हैं, उनको तो वैसे ही अपन काटते जा रहे हैं अलग अलग यूज़ के लिए, तो उसको काटा जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम देख लेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड क्या प्रोविज़न किए गए। हमारा जो संविधान है ना उसमें क्या प्रोविज़न किए गए फॉरेस्ट से रिलेटेड। फॉरेस्ट हमारे वन है, वहाँ पर संविधान में क्या कुछ प्रोविज़न किए गए हैं, क्या कुछ प्रावधान है ताकि फॉरेस्ट को बचाया जा सकता है, किस किस के प्रोविज़न के थ्रू बताए जाते हैं, तो थोड़े बहुत उसके रिलेटेड डेटा दिया गया। ये क्या डेटा है? देखो हमारी है ना संविधान, उसका शेड्यूल 7 है यानी कि अनुसूची 7 है, उसमें बात की गई है कॉन्करेंट लिस्ट की। 3 लिस्ट है शेड्यूल 7 में, क्या क्या चीज़ें बात है। अनुसूची 7 है उसमें एक है स्टेट लिस्ट है, दूसरा है सेंट्रल लिस्ट है, देखिए स्टेट लिस्ट है, फिर सेंट्रल लिस्ट है, फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। 3 प्रकार की लिस्ट बनी हुई है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की लिस्टें बनी हुई है। किसमें? शेड्यूल 7 यानी कि अनुसूची 7 में 3 लिस्ट बनी हुई है। तो ये जो फॉरेस्ट है ना ये किस में आता था पहले? ये पहले आता था स्टेट लिस्ट में आता था, जो राज्य सूची है इसमें आता था फॉरेस्ट, बट अभी इसको चेंज कर दिया गया है और अभी इसको डाल दिया कॉन्करेंट लिस्ट में। क्यों डाल दिया गया है? केवल राज्य है वो इसका प्रोटेक्ट अच्छे से नहीं करवा पाएगा क्योंकि कुछ राज्यों में फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, कुछ में कम है, तो वो अपने राज्य के बारे में नीति बनाएगी, बट कुछ चीज़ें कॉमन होती है। लाइक ये देखो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मिजोरम है, मणिपुर है, ये सारे राज्यों का फॉरेस्ट है वो कॉमन है। यहाँ पे कॉमन ग्राउंड देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जो बर्ड्स एनिमल वगैरह होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये एक राज्य इसके बारे में डिसीजन नहीं ले पाएगा, इसके लिए इसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया है। तो केंद्र सरकार भी इसके लिए काम करेगी और राज्य सरकार भी इसके लिए काम करेगी, तो इसे शेड्यूल 7 के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। तो पहला पॉइंट याद रखना,
ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है, समवर्ती सूची में आते हैं। ये कब डाला गया था? ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसे, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में आया गया था, इसके तहत इसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। पहले ये स्टेट लिस्ट में था। उसके बाद में हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है 51A। हमारा जो संविधान का जो आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A क्या कहता है? मतलब इट शैल बी अ फंडामेंटल ड्यूटी टू एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमारे हर कोई व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसकी जो अधिकार है, उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा, नेचुरल इन्वायरमेंट उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ये हर व्यक्ति की एक ड्यूटी है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी शामिल है। देखो, फंडामेंटल ड्यूटी और एक तो होता है फंडामेंटल ड्यूटी होता है, एक होता है फंडामेंटल राइट होता है, एक होता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन तीनों को साथ में लेकर पढ़ा करो। फंडामेंटल ड्यूटी में इसके बारे में बात की गई है, किसके बारे में? फॉरेस्ट कवर से रिलेटेड, जो कि आर्टिकल 51A के G में दिया गया है। हर लोग की ताकत होगी, हर लोग की ड्यूटी होगी, हर व्यक्ति की ड्यूटी होगी कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, इसके लिए काम करेगा। फिर आर्टिकल 48A में, आर्टिकल 48A में दिया गया है, ये आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, DPSP में आएगा कि राज्य की ड्यूटी है, राज्य का कर्तव्य। पहले तो व्यक्ति का, पीपल का कर्तव्य था, इंडिविजुअल का कर्तव्य था, अब है राज्य का कर्तव्य है कि वो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसके सेफ गार्ड है, उसे बचाने के लिए, उसे इंप्रूव करने के लिए राज्य कोशिश करेगा। तो आर्टिकल 51A को याद रखना, आर्टिकल 48A को, आर्टिकल 51A को, आर्टिकल 48A को भी याद करना। फिर हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में भी बताया गया है, आर्टिकल जो 21 है ना, उसमें बताया गया है कि हमारा अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है कि हमें क्लीन, हेल्दी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। 51A, 48A और 21 को याद रखना। ये 3 आर्टिकल है वो संविधान में दिए गए हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट, हमारे फॉरेस्ट, हमारी हेल्थ, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात करता है। ये हमारे संविधान के प्रोविजन में दिए गए हैं। तो ये 3 अनुच्छेदों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन है? ये बात की गई है कि हमारा स्टेट शैल बी एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मेंशन इन। जो राज्य है वो पर्यावरण की रक्षा करेगा, उसे सुधार करेगा, वनों में वृद्धि करेगा। ये सबसे संबंधित जो बात है वो किस में लिखी गई है? क्या ये फंडामेंटल राइट में लिखी गई है? क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी में लिखी गई है? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखी गई है, या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पर बात की गई है स्टेट सेल। जहाँ सेल वर्ड आता है ना, वहाँ कभी फंडामेंटल राइट नहीं आता है। तो यहाँ सेल एंडेवर आया है, यानी कि स्टेट की ड्यूटी है कि स्टेट इस प्रकार का काम करेगा। तो ये एक DPSP में आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें आएगा। फिर यूपीएससी ने एक और क्वेश्चन पूछा इससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर फॉरेस्ट मेंशन इन विच आर्टिकल। हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजन है उसे मेंशन किया गया है। तो हमने देखा था 51A में मेंशन है, इसका मतलब फंडामेंटल ड्यूटी में भी आएगा। फिर 48 में भी मेंशन है, इसका मतलब DPSP में आएगा। और 21 में मेंशन है, इसका मतलब फंडामेंटल राइट में भी आएगा। तो तीनों में आएगा, तो ऑल ऑफ द अबव से वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। फिर यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड, एक बार जरूर आप इसे देखो। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट इम्प्रूव द फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री, डिस्कस वेरियस एफर्ट टू गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूविंग इट। गवर्नमेंट है वो क्या कोशिश कर सकती है फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए, और गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इस पे चर्चा करो। तो इसको भी आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यूपी सरकार के द्वारा एक एक्शन से रिलेटेड है। यूपी सरकार ने एक पहल की है, एक इनिशिएटिव लिया है। ये इनिशिएटिव क्या है? ये इनिशिएटिव लिया गया है कि देखो साइबर क्राइम हो रहा है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या हो रही, फ्रॉड केस देखने को मिल रहे हैं। जो साइबर क्राइम है, फर्जी केस है, फर्जी फेक न्यूज़ है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इसे रोकने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है डिजिटल वॉरियर। ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए कि डिजिटल वॉरियर है कौन सी स्टेट की इनिशिएटिव है, तो ये यूपी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। क्या किया जाएगा इसमें? जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, ठीक है, और जो भी कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, उनको टारगेट दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि आप है ना किस प्रकार से फेक न्यूज़ को रोक सकते हो। वो अलग अलग तरीकों से फेक न्यूज़ को रोकने में काम करेंगे। क्या क्या कर सकते हैं? वो प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, उनके साथ में अलग अलग जो पुलिस होती है उनके साथ मिलकर काम करेंगे, अलग अलग अभियान चला सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, उनको ट्रेन किया जा सकता है। ट्रेन के माध्यम से वर्कशॉप है वो आयोजित की जा सकती है, स्किल डेवलपमेंट की जा सकती है, क्रिटिकल थिंकिंग है वो इम्प्रूव की जाती है,
और भी कई वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है वो की जा सकती है। अलग अलग न्यूज़ चैनलों का उपयोग करके जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उनको वेरीफाई करने की आवश्यकता है। ऐसी प्लेटफॉर्म भी बनाए जा सकते हैं जहां पर कोई भी अगर न्यूज़ है वो फेक है या फेक नहीं है, उसको वेरिफिकेशन का कुछ माध्यम होना चाहिए, ताकि क्या किया जा सकता है, ताकि उस फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करके उसे वेरीफाई करके ही प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर इस प्रकार की कोई फेक न्यूज़ फैला रहा है तो गवर्नमेंट उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आवश्यकता है, ताकि फेक न्यूज़ को जल्द से जल्द रोका जा सके। साइबर क्राइम होते हैं, कई फेक कॉल्स वगैरह आते हैं, तो उसे रोकने का भी गवर्नमेंट कोशिश कर सकती है। उसके लिए भी ट्रेन करने की आवश्यकता है, जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें की जा सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कि कश्मीर में अभी बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही है, तो इसलिए जो कश्मीर का नेचुरल है ना लैंग्वेज, वहाँ पर इसे अलग अलग लैंग्वेज में जाना जाता है। सर्दी का टाइम है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कश्मीर में जो अभी टेम्परेचर वो -8.5 डिग्री पड़ रहा है, तो इसे कश्मीर में अलग अलग लैंग्वेज से जाना जाता है। तो अब किस किस लैंग्वेज से इसे जाना जाता है, इसे लोकल में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखो कश्मीर में ठंड पड़ रही है, हम सबको पता है, लेकिन हम तो इसे ओनली ठंड बोल देते हैं, लेकिन कश्मीर में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एक तो होता है चलाई कल्लन, ठीक है, 3 नाम, एक चलाई कल्ला है, दूसरा चलाई खुर्द है, तीसरा है चलाई बच्चा। चलाई कल्ला क्या होता है, चलाई कल्ला का मतलब ये 40 दिन का टाइम पीरियड होता है। यहाँ पर ठंड है बहुत ज़्यादा पड़ती, चलाई कल्ला में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये शुरुआत होता है 21 दिसंबर से 21 दिसंबर से 29 जैन तक ये टाइम होता है, 40 दिन का टाइम पीरियड होता है। पहला होता है चलाई कल्ला, दूसरा होता है चलाई खुर्द, ये 20 दिन का टाइम पीरियड होता है, जो कि 13 जैन से 18 फेब तक होता है। तीसरा होता है चलाई बच्चा, बच्चा मतलब होता है, मतलब बच्चे का मतलब होता है ठंड कम होगी। चलाई बच्चा से आप आइडेंटिफाई कर लो कि ठंड वैसे ही कम होगी। ये 10 दिन का टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड भी कम है, ठंड भी कम है। तो चलाई कल्ला ठंड भी ज़्यादा है और टाइम पीरियड भी ज़्यादा है। चलाई कल्ला में 40 दिन का टाइम पीरियड है, ठीक है, यहाँ पे ठंड भी ज़्यादा पड़ रही है। ये जो वर्ड है कल्ला, चलाई खुर्द, चलाई बच्चा, ये पर्शियन टर्म है, ठीक है, पर्शियन जो वर्ड है वहाँ से लिए गए हैं। चलाई कल्ला का मतलब है मेजर ठंड, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। ये 40 दिन का टाइम पीरियड होता है, 21 दिसंबर से शुरू होकर 29 जनवरी तक चलता है। दूसरा होता है चलाई खुर्द, ये स्मॉल टाइम होता है, 20 दिन का ही होता है, यहाँ पर है ना ठंड थोड़ी कम पड़ती है। फिर चलाई बच्चा, ये 10 दिन का टाइम पीरियड होता है, यहाँ पे ठंड उससे भी कम पड़ती है। तो 3 टर्म है, चलाई कल्ला, चलाई खुर्द, चलाई बच्चा, तीनों को याद रखना। चलाई कल्ला 40 दिन का टाइम है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। चलाई खुर्द थोड़ा कम ठंड पड़ती है, और चलाई बच्चा उससे भी कम ठंड पड़ती है, ठीक है। टोटल टाइम कितना है, 70 दिन का टाइम है। ये ठंड को अलग से डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये चीज़ें देख ली। चलाई कला जहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड पड़ती है, फ्रीजिंग कंडीशन होती है, पूरा जो डल लेक वगैरह है वहाँ पर पानी जाम हो जाता है। ये एक पर्शियन वर्ल्ड है, ये सारी चीज़ें हम देख लिए। इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वहाँ पे जीवन होता है डिफिकल्ट हो जाता है, पानी होता है पाइपों वगैरह जमा हो जाता है, ठीक है। टूरिस्ट भी प्रमोट होते हैं, क्यों, जो हम लोग है ना स्नो वगैरह देखने को लिए जाते हैं, वहाँ पर स्नो है, अच्छे दृश्य बन जाते हैं, तो टूरिज्म प्रमोट होता है वहाँ पर। कल्चरल इम्पैक्ट भी देखने को पड़ता है, कश्मीरी लोग हैं, इससे काफ़ी एकदम उनकी लाइफ है वो चेंज हो जाती है इस समय के दौरान, तो इससे वो देखते भी हैं। निवासियों का पूरा जीवन है वो परिवर्तित हो जाता है। कुछ और हमने 3 वर्ड अभी देखे, चलाई कल्ला, चलाई खुर्द, चलाई बच्चा। उसके अलावा 2 वर्ड और याद रखना, क्या है, ये एक फेरान है, एक कांगेर है। फेरान क्या होता है, फेरान एक कश्मीरी ड्रेस है, कश्मीरी वुलन ड्रेस है, क्योंकि जो गर्म रखने का काम करती है। ये है ना पूरा एक कपड़ा होता है, पजामे की तरह पूरा होता है। यहाँ कुर्ता पजामा नहीं होता लड़कियों के, उस प्रकार का एक ड्रेस होता है, तो उसे फेरान कहा जाता है। फेरान एक कश्मीरी ड्रेस है जो पूरा कवर करने का काम करती है, इसे फेरान कहा जाता है। कश्मीरी ड्रेस है, ठीक है, जो गर्म रखने का काम करती है, ये सर्दियों में पहनी जाती है। कांगेर, कांगेर क्या होता है, कांगेर होता है एक इस टाइप का, जो तगारा नहीं होता उस प्रकार का एक आइटम बनी होती है मिट्टी की, तो उसमें है ना वो डाले जाते हैं अंगारे वगैरह, ठीक है। इसमें अंगारे एम्बर भरे जाते हैं, और इससे क्या होता है, इससे गर्मी में काम आती है, मतलब जो सर्दियाँ होती है उसमें हम ठंड लग जाती है, तो उसमें थोड़ा हाथ वगैरह सेकने में काम आती है। हम आग के पास में तपते हैं ना, उस प्रकार की एक प्रकार की अंगीठी होती है, ये पोर्टेबल होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। गाँवों में भी इस प्रकार का होता है। सेलिब्रेशन ऑफ हरीसा, हरीसा क्या होता है, हरीसा एक डिश होती है, इसमें जो चावल है मटन है उस प्रकार की एक डिश बनी जाती है, तो हरीसा याद रखना। फेरन एक ड्रेस है, हरीसा एक डिश है। कांगेर क्या होता है, कांगेर एक पोर्टेबल अंगीठी है जिसमें आग लगाई जाती है और हाथ सेकने में काम आती है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को याद रखना। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ना गणतंत्र दिवस पर 2024 जो 2025 में आयोजित होने वाला है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो अभी देखो कोई भी गणतंत्र दिवस हो तब आपने देखा टेब्यू होते हैं। टेब्यू मतलब क्या होते हैं, एक प्रकार की झांकी निकाली जाती है। हर गणतंत्र दिवस में अलग अलग राज्यों की इस प्रकार की झांकी निकाली जाती है, तो उसमें उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है। तो ये जो झांकी होती है ना, ये अभी देखो हर बार 15 राज्य और यूनियन टेरिटरी, अभी देखो 3 साल में एक बार नंबर आता है। इस बार जैसे कि राजस्थान है,
गुजरात है, इनका नंबर आ गया है। तो अब इनका नंबर है 25 में आया, 26 में नहीं आएगा, 27 में नहीं आएगा, फिर 28 में आएगा। तो 3 साल में एक बार नंबर आता है, लेकिन रोटेशनल बेस पे आता है, क्योंकि हमारे देश में टोटल कितने 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी, टोटल 36 हो गए। सबको एक बार में आयोजित किया नहीं जा सकता, इसलिए हर बार में 15 राज्य होते, 15 राज्य और यूनियन टेरिटरी, उनका नंबर आता है। कौन इसे आयोजित करवाता है? होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। इन झांकियों में जो वहाँ के कल्चर होते हैं उन्हें प्रमोट किया जाता है। जिस राज्य का होता है उसमें वो बताते हैं कि हमारे राज्य में इस प्रकार का कल्चर है, वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे प्रमोट किया जाता है। वो इसे रिलेटेड तैयार करता है, एक रोटेशनल बेस होता है और इससे रिलेटेड एक कमेटी भी बैठती है। वो पहले मूल्यांकन करती है कि इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई जाएगी, क्योंकि पूरा वर्ल्ड देखता है तो गलत चीज़ न दिखाई जाए, तो वो चीज़ें भी इंश्योर की जाती है। ठीक है, कौन को काफ़ी राज्य शामिल हो रहे हैं और सिग्निफिकेंस भी ज़्यादा है। ठीक है, रोटेशनल प्रोविज होता है, तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होती है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखना और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।